पूरे बंगाल में बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है और तृणमूल कांग्रेस ने भी प्रोटेस्ट का ऐलान कर दिया है। जब बीजेपी के कार्यकर्ता और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता बंगाल की सड़कों पर होंगे तब बंगाल में हिंसा होगी, बंगाल जलेगा। ये सब कुछ कभी नहीं होता अगर ममता बनर्जी आरजीकर के पूर्व मुस्लिम ऑफिसर की बात सुन लेती तो शायद आज 31 साल की महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार नहीं होता और वो जिंदा होती। सीबीआई को संजय रॉय ने पॉलीग्राफिक टेस्ट में कुछ ऐसा बयान दिया है जो इस केस के नजरिए को पूरी तरीके से बदल कर रख देगा। क्या है पूरा मामला और क्या है 17 सितंबर का अल्टीमेटम, पूरी वीडियो को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे। उससे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू, जबड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद नफीस अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। आरजीकर वेस्ट बंगाल सरकारी अस्पताल का नाम है आरजीकर, जिसमें एक 31 साल की महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार हुआ। बलात्कार करने वाले मुख्य आरोपी संजय रॉय इस वक्त कोलकाता पुलिस के गिरफ्त में और फिर अब सीबीआई के गिरफ्त में है। सीबीआई उसका पॉलीग्राफिक टेस्ट कर रही है और कोलकाता पुलिस में और सीबीआई में जो उसने बयान दिए हैं जिससे सनसनीखेज खुलासे दिन ब दिन हो रहे हैं। जैसा कि उसने कहा कि वो पॉर्न एडिक्ट था, वो कई ज्यादा फाहश फिल्में देखता था, ऐसे पॉर्न जो काफी हिंसक से भरी हुई होती थी। हालांकि इस्लाम में पॉर्न सख्ती से मना किया गया है, कोई भी फाहश फिल्म ना देखे, को किसी औरत की तरफ भी ना देखे। चूंकि संजय रॉय एक हिंदू था, एक खास समाज से आता था, तो उसको तो कोई पर्वत ही नहीं, वो दिन रात फाहश फिल्में देखता था और अपने दिमाग में गंदगी को भरता ही जा रहा था। 8 अगस्त 2024 बलात्कार के एक दिन पहले संजय रॉय अपने दोस्त के साथ शराब पी रहा था। वो रेड लाइट एरिया भी गया था, जिसके बाद उसने उस रात एक लड़की के साथ छेड़खानी और बदतमीजी भी की थी। चूंकि संजय रॉय की पहुंच लाल बाजार से लेकर कई पुलिस ऑफिसर से थी, तो आज तक उसके शिकायत पर कभी कोई कार्रवाई की भी नहीं की गई। संजय रॉय नशे में धुत, पॉर्न एडिक्ट, हवस में अंधा संजय रॉय 9 अगस्त 2024 को रात करीबन सुबह के 4 बजे वो आरजीकर पहुंचता है। आरजीकर पहुंचकर वो ट्रॉमा सेंटर और फिर सेमिनार हॉल की तरफ बढ़ता है। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि संजय रॉय हर केबिन में जाकर देखता था कि कहाँ वहां पर कोई है कि नहीं है। कई दरवाजे को खोलने के बाद जब उसे अपना शिकार नहीं मिला, तब उसे जब वो सेमिनार हॉल की तरफ गया, तब उसने देखा कि वहां पर एक 31 साल की महिला डॉक्टर लेटी हुई है। उसको अकेला पाकर संजय रॉय ने उस पर हमला कर दिया। उसे कई बुरी तरीके से मारा, पीटा और जख्मी कर दिया। यहां तक कि उसके गर्दन को इस कदर दबाया कि उसके गर्दन की हड्डी टूट गई, क्योंकि संजय रॉय जानता था कि इसकी आवाज सेमिनार रूम से बाहर नहीं जानी चाहिए। इसी वजह से संजय रॉय ने उसके गर्दन की हड्डी गला को दबा करके ही तोड़ दिया और फिर उसके साथ बलात्कार किया। आप कहेंगे कि ये बातें मुझे कैसे पता? क्या मैंने उन सब चीज़ों को देखा है? क्या ऐसा सीसीटीवी फुटेज है? नहीं, बल्कि जिस महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार हुआ, जब उसका ऑटोप्सी रिपोर्ट कराया गया, जो कि पूरा वीडियो के साथ कराया गया, उसकी रिपोर्ट जब सामने आई तो पता चला कि उस 31 साल के महिला डॉक्टर जिसके साथ बलात्कार हुआ था, उसके बॉडी में 25 से ज़्यादा इंटरनल और एक्सटर्नल इंजरीज़ थी। उसके आँखों को भी काफ़ी चोटें आई हुई थी, पैर, हर जगह उसके चोटें भरी हुई थी, जिससे पता चला कि इस महिला डॉक्टर के साथ ब्रूटल रेप एंड मर्डर किया गया है। लेकिन इस वक्त संजय रॉय सीबीआई के गिरफ्त में है और सीबीआई को उसने बयान देते हुए कहा है कि वो इनोसेंट है। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि जब वो सेमिनार हॉल में घुसा, तब वहाँ पर पहले से ही वो लड़की मरी पड़ी हुई थी, उसने कुछ नहीं किया है। अब आप सोचोगे कि क्या लड़की का बलात्कार किसी और ने किया है? आपके दिमाग में संदीप घोष का नाम आएगा, आपके दिमाग में और सारे लोगों का नाम आएगा, लेकिन सच ये है कि संजय रॉय सच नहीं कह रहा है। क्योंकि संजय रॉय, सीसीटीवी फुटेज के अकॉर्डिंग संजय रॉय 35 से 40 मिनट तक सेमिनार हॉल में उस लड़की के साथ अकेला था। चूंकि सेमिनार हॉल का सीसीटीवी फुटेज खराब था या कराया गया था, ये नहीं हम जानते, लेकिन संजय रॉय 30-40 मिनट तक सेमिनार हॉल के अंदर मौजूद था, जो इस बात को दर्शाता है कि संजय रॉय झूठ बोल रहा है। उसने लड़की के साथ बलात्कार किया, मारपीट की और लड़की का मर्डर किया। लेकिन ये सब कुछ कभी नहीं होता अगर वेस्ट बंगाल के सीएम ममता बनर्जी एक मुस्लिम ऑफिसर की बात सुन लेती। मैं बात कर रहा हूं अख्तर अली की, जी हाँ, अख्तर आलम की। आपके सामने जो तस्वीर है ये असल में अख्तर आलम की है। इनके घर को देखकर आपको अंदाजा हो सकता है कि आपको ऐसा लगेगा कि ये कोई गरीब घर का आदमी है, जबकि इसके पीछे कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि अख्तर अली पूर्व आरजीकर हॉस्पिटल का डीएसपी रह चुके हैं। ये एक सरकारी कर्मचारी है, सरकारी ऑफिसर है। इनके घर फ्लैट होना चाहिए, लेकिन आप ये गरीबी रेखा के ऊपर जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब ये आरजीकर के डीएसपी थे, तब इन्होंने संदीप घोष को कुछ ऐसे कांड करते हुए देखा जो आमतौर पर किसी कॉलेज का प्रिंसिपल नहीं करता है।
इन्होंने संदीप घोष को हॉस्पिटल के अंदर माफिया चलाते हुए देखा। इन्होंने संदीप घोष को उन इंजेक्शन को बेचते हुए देखा है जो इंजेक्शन पहले से ही यूज हो चुकी है, उसे ब्लैक मार्केट में बेचकर संदीप घोष करीबन 20% टका कमीशन खाते हुए इसने देखा। संदीप घोष के इस रवैये को देखते हुए यह समझ चुका था कि हॉस्पिटल में बड़े बड़े कांड होने वाले हैं, जिसके खिलाफ इस मुस्लिम प्रोफेसर यानी पूर्व डीएसपी अख्तर आलम ने ममता बनर्जी को चिट्ठी तक लिखा था और यह डिमांड की थी कि संदीप घोष के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन ममता बनर्जी ने कान में तेल डालकर इस मुस्लिम ऑफिसर की बात नहीं सुनी। हालांकि अख्तर आलम एक डीएसपी थे, इनका ओहदा बहुत बड़ा है, इनकी बात कोई भी राज्य का सीएम सुनेगा और कोई भी पीएम सुनेगा। लेकिन ममता बनर्जी ने अख्तर आलम की बात इसलिए नहीं सुनी क्योंकि ये अख्तर आलम है, ये मुसलमान है, ये मोहम्मदन है। इनकी बात के वैल्यू ममता बनर्जी क्यों देगी? और मैं आज खुलकर इस वीडियो के माध्यम से मैं कहता हूं कि अगर ये व्यक्ति जो आपको पिक्चर में दिख रहा है, जो शुरू से ही संदीप घोष के खिलाफ संघर्ष कर कर आज गरीबी तक पहुंच चुका है, अगर ये व्यक्ति अख्तर आलम ना होकर कोई चटर्जी, बनर्जी, उपाध्याय, बंदोपाध्याय, घोष होता तो इसकी बात सुनी जाती और ये आरजीकर का प्रिंसिपल होता और संदीप घोष जेल में होता। लेकिन चूंकि एक मुसलमान था, ममता बनर्जी ने इसकी बात ना सुनकर बंगाल के उन मुसलमानों के मुंह पर तमाचा मारा जो मुसलमान ममता को भगवान मानते हैं, जो मुसलमान ममता को अपना नेता मानते हैं, जो मुसलमान ममता को अपना योद्धा मानते हैं, अपना एक इमाम मानते हैं। ममता बनर्जी ने साफ तौर पर यह क्लियर कर दिया है कि तुम हमें सिर्फ वोट दो बीजेपी को हराने के लिए, बदले में कोई शिकायत तुम हमसे नहीं कर सकते। तुम ये उम्मीद मत करो कि हम तुम्हें तुम्हारे खतों का जवाब देंगे। जब एक मुस्लिम डीएसपी का जवाब ममता बनर्जी नहीं देती तो फिर आम मुसलमानों के बारे में ममता की क्या सोचोगी वो आप सुन सकते हैं। अब आप इस कड़ी को इस कड़ी से समझिए कि जब 9 अगस्त 2024 को जब उस महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार हुआ, जब उसके घर वालों को हॉस्पिटल के स्टाफ फोन करके ये नहीं कहते हैं कि आपकी लड़की का बलात्कार हो चुका है, आपकी लड़की के साथ हादसा हुआ है, बल्कि आरजीकर के लोग ये कह रहे थे कि आपकी लड़की ने खुद को सुसाइड कर लिया है, खुद आत्महत्या कर ली है। पहला झूठ। दूसरा बात, संदीप घोष ने उस लड़की के बारे में कहा कि उस लड़की की गलती है, उस लड़की की लापरवाही कि वो अकेला सेमिनार रूम में क्यों सुने गई, जबकि संदीप घोष को बलात्कारी पर तंज कसना चाहिए था, रेपिस्ट के खिलाफ बोलना चाहिए था, पर उसने लड़की के खिलाफ बयानबाजी दे दी। इतना कुछ होने के बाद जब संदीप घोष ने खुद इस्तीफा ना देकर हाई कोर्ट के प्रेशर में इस्तीफा दिया तो अगले ही क्षण तृणमूल कांग्रेस की सरकार यानी ममता बनर्जी की सरकार ने संदीप घोष के रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करने की जगह उसका प्रमोशन कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज में कर दिया। एक ऐसे व्यक्ति का प्रमोशन जिसके खिलाफ ऑलरेडी कई मामले दर्ज हैं, ऑलरेडी वो माफिया चला रहा है, उसके खिलाफ एक मुस्लिम प्रोफेसर ने जंग छिड़ रखी है, ऐसे व्यक्ति का ममता बनर्जी की सरकार ने प्रमोशन क्यों किया? और आज पूरे बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो उत्पात मचा रहे हैं, दंगा मचा रहे हैं, पत्थर चला रहे हैं, आखिर ये लोग बंगाल में इतना उत्पात क्यों मचा रहे हैं? जबकि ये केस इस वक्त सीबीआई के हाथ में है। सीबीआई सेंट्रल के अकॉर्डिंग काम करती है, सेंट्रल में बीजेपी की सरकार है, सीबीआई बीजेपी सरकार के अंडर इस वक्त काम कर रही है और पूरा केस सीबीआई के हाथ में है। ममता बनर्जी और उनके सरकार के हाथ में कोई केस ही नहीं है, तो फिर बंगाल में बीजेपी के लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? और अगर ये प्रोटेस्ट बलात्कार के खिलाफ है तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि गुजरात में जब बिल्किस बानो के साथ 11-11 लोगों ने बलात्कार किया, तब आपने प्रोटेस्ट गुजरात में क्यों नहीं किया? गुजरात 2002 के दंगे में 11 लोगों ने धर्म के आधार पर एक मुस्लिम महिला के साथ बलात्कार किया और आज उनको बेल में बाहर निकालकर उनका स्वागत फूल माले से किया गया। तो आपने प्रोटेस्ट की तो दूर के बाद में आपने तो उन बलात्कारियों का सम्मान किया है, तो फिर बंगाल में आप प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? जो बंगाल में जो बीजेपी के लोग प्रोटेस्ट करें, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। आसिफा नाम के 6 साल की मासूम बच्ची के साथ मंदिर के अंदर बलात्कार किया गया और बलात्कार करने वालों के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने रैली निकाल दी, उनके हित में रैली निकाली, उनके सपोर्ट में रैली निकाली। तो जहां जहां आपकी सरकार है, आप बलात्कारी के समर्थन में रैली निकाल रहे हैं, लेकिन आज बंगाल में आपकी सरकार नहीं है बोलकर आप बलात्कारियों के खिलाफ रैली निकाल रहे हो। यह आपका दोगला चरित्र है। जो भी बीजेपी के लोग बंगाल में प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो उनको शर्म आनी चाहिए और उनको पहले जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां प्रोटेस्ट निकालनी चाहिए जहां पर बलात्कारियों को संरक्षण एवं सपोर्ट किया जाता है। ममता बनर्जी ने भी रैली निकालने यानी प्रोटेस्ट करने का आह्वान किया है। आने वाले कुछ दिनों में ममता बनर्जी बड़ी से बड़ी रैली निकालने की बात कर रही हैं। हालांकि ममता बनर्जी का रैली निकालना एक हिसाब से सही है कि चूंकि ये मामला सीबीआई के हाथ में है। सीबीआई इस मामले पर अब तक किस विषय पर पहुंची है किसी को नहीं पता। सीबीआई इस मामले पर कितना डेवलपमेंट ला रही है किसी को नहीं पता। तो ममता बनर्जी ये प्रोटेस्ट लगाकर ये साबित करना चाहती है कि चूंकि ये केस अब बीजेपी सरकार के हाथ में, तो बीजेपी सरकार इस पर क्या कर रही है, कब उसे फांसी देगी, कब उसे मौत के घाट उतारेगी, यानी कब उसे सजा देगी। लेकिन ममता बनर्जी से मैं पूछना चाहूंगा कि आप हेल्थ मिनिस्टर हैं
और आपके हेल्थ मिनिस्ट्री में होते हुए बंगाल के हॉस्पिटल की हालत बद से बदतर है। खुद मुझे भी एक बार अरेस्ट किया गया था बंगाल के हॉस्पिटल के वीडियो बनाने को लेकर। संदीप घोष जैसे व्यक्ति को आपने प्रमोशन किया और आपके हेल्थ मिनिस्ट्री रहते हुए सरकारी हॉस्पिटल में एक लड़की का बलात्कार हुआ, तो आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिए था। तो पहले आप इस्तीफा दीजिए होम मिनिस्ट्री से भी और हेल्थ मिनिस्ट्री से भी, और फिर आप प्रोटेस्ट निकालिए, तो मेरे जैसे लोग भी आपका समर्थन करेंगे। लेकिन आप खुद इस्तीफा नहीं दे रही हैं। आप अपना शर्म को खत्म कर चुकी हैं। मैं खुल कर कहता हूं कि आप अपने शर्म को खत्म कर चुकी हैं। अगर मैं हेल्थ मिनिस्टर होता और मेरे हेल्थ मिनिस्टर रहते हुए किसी हॉस्पिटल में किसी ऑन ड्यूटी डॉक्टर का बलात्कार होगा, तो मैं पहले इस्तीफा दूंगा, बाद में प्रोटेस्ट निकालूंगा। आपने तो इस्तीफा दिया ही नहीं है। आप अपनी गलती मान ही नहीं रही है। आप ये मान ही नहीं रही। आपने कभी संदीप घोष के बारे में पता किया? क्या आपने उस मुस्लिम प्रोफेसर के बारे में पता किया जिसने आपको चिट्ठी लिखी थी, जिसने उस संदीप घोष के खिलाफ कितनी सारी कार्रवाई की मांग की थी, जिसने सबूत पेश किए थे कि संदीप घोष बाज़ाब्ता ब्लैक काम कर रहा है, एक हॉस्पिटल के अंदर गलत काम कर रहा है, उसका केबिन घंटों तक अंदर से बंद रहता है, जबकि ये अलाउड नहीं है। कोई भी सरकारी कर्मचारी केबिन अंदर से बंद नहीं कर सकता है। ये सब कुछ संदीप घोष कर रहा था, और सारे सबूत वो मुस्लिम प्रोफेसर, डीएसपी, वो सरकारी कर्मचारी अख्तर आलम आपको दे रहे थे, लेकिन आपने किसी की बात नहीं सुनी। तो आपके रहते हुए एक माफिया आरजीकर को चला रहा था, और आप हेल्थ मिनिस्ट्री की पोस्ट से इस्तीफा देने की जगह प्रोटेस्ट करने की बात कर रही थी। जितना गलत ममता बनर्जी है, उतने ही गलत बीजेपी के लोग हैं। हमें बंगाल में एमआईएम की ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है कि एमआईएम बंगाल में आए। ओवैसी साहब जैसे नेता बंगाल को लीड करें, ताकि रेपिस्ट के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके, और जो बंगाल में हॉस्पिटल के हालात है वो बेहतर हो सके, जैसे बेहतर हालात इस वक्त हैदराबाद के उन हॉस्पिटल में है जिनका कंट्रोल ओवैसी ब्रदर्स के हाथों में है। तो इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओगे, उतना ज़्यादा चांसेस है कि एमआईएम बंगाल में आए और बंगाल से चुनाव लड़े। क्योंकि मुझे यकीन है कि आप में से जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा हो, इस वीडियो को देखने के बाद ममता बनर्जी को लेकर उनका नज़रिया चेंज हो जाएगा, बीजेपी को लेकर उनका नज़रिया चेंज हो जाएगा, और इस केस को लेकर डिटेल में बात आपको समझ में आएगी। हाई कोर्ट ने ये आदेश दिए हैं सीबीआई को कि वो 17 सितंबर तक पूरा रिपोर्ट हाई कोर्ट को पेश करे, और 17 सितंबर को जब सीबीआई हाई कोर्ट में ये रिपोर्ट पेश कर देगी कि वाकई में कितने लोगों ने बलात्कार किया है, कौन-कौन दोषी है और क्या कुछ आर्जिकर में हो रहा था, वो रिपोर्ट मैं जल्द से जल्द आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा। तब तक लोगों की आँखों को खोलने के लिए और ममता बनर्जी को लेकर जो मुसलमानों की आँखों में पर्दा पड़ा है, उस पर्दे को हटाने के लिए इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुँचाने की ज़रूरत है, और ये ज़िम्मेदारी मैं आपको देता हूँ। आप सब इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए, और अपनी बातों को जितना हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर कमेंट पर रखिए। क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम कहता है कि जब लोग किसी वीडियो पर लाइक करते हैं, उसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर करते हैं, और अपनी बातों को धड़ाधड़ कमेंट पर रखते हैं, तो यूट्यूब ऐसे वीडियो को लाखों लोगों तक फैला देता है, ऑटोमेटिकली फैला देता है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपनी बातों को धड़ाधड़ कमेंट पर रखिए। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज़ पर देख रहे थे, तो इसे लाइक और फॉलो कीजिए। 5 बड़े ग्रुप में शेयर करके मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के सलामत रहमत बरकात अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मे अल्लाह भी पीस अपॉन अस।